Thank you. Hydrogen bond between two water molecules is formed by the hydrogen. एक हाइड्रोजन जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल की तो द ऑक्सीजन ऑफ एन अदर वाटर मॉलिक्यूल, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाती है। यानी सेम वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन और सेम वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन के दरमियान, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड नहीं होगा। ये बॉन्ड होता है एक वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के दरमियान। कभी भी ऐसा बॉन्ड यूं नहीं होगा कि एक ही वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन उसी ही वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन, उनके दरमियान जो बॉन्ड हो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहें, ये नहीं है। यहां पर जो बॉन्ड मौजूद है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना। तो एक वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, सो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो हमें वाटर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस करनी है। बेस्ट सॉल्वेंट है, स्लो टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एन एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, कोहेसिव फोर्स, लो डेंसिटी इन आइस, सरफेस टेंशन। ये सारी चीजें हमें वाटर के बारे में डिस्कस करनी है। सबसे पहले बेस्ट सॉल्वेंट। पानी के अंदर हम कुछ चीजें डालते हैं तो वो पानी के अंदर हल हो जाती हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि वो चीजें पानी में डिजॉल्व हो गई। सो पानी सॉल्वेंट हुआ और जो चीज उसमें डिजॉल्व हो जाए हम कहते हैं वो सॉल्यूट है। वो क्या है? उसका सॉल्यूट है। वाटर इज बेस्ट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस बिकॉज ऑफ इट्स पोलरिटी। याद रखना है, पानी पोलर चीजों के लिए सॉल्वेंट है बिकॉज पानी खुद पोलर है। कैसे ये होता है? पानी के अंदर दोनों चार्जेस मौजूद हैं। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी कोई पोलर चीज हम उसके अंदर डालेंगे तो अगर वो नेगेटिव चार्ज रखती होगी तो वो चली जाएगी हाइड्रोजन की तरफ, अगर वो पॉजिटिव चार्ज रखती होगी तो चली जाएगी ऑक्सीजन की तरफ। यूं वो पानी में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। वो अपनी स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाते। आयोनिक सब्सटेंसेस इन वाटर ब्रेक इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जो आयोनिक सब्सटेंसेस हैं यानी जिनके ऊपर चार्जेस होती हैं, वो पानी में डालते ही टूट जाती हैं। किसमें? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। पॉजिटिव आयन चला जाएगा ऑक्सीजन की तरफ और नेगेटिव आयन चला जाएगा हाइड्रोजन की तरफ। नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस डिस्पर्स इन वाटर। याद रखना है, जो नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते लेकिन डिस्पर्स हो सकते हैं। डिस्पर्स का मतलब क्या है? यानी पानी में वो फैल जाते हैं। ऑयल वगैरह या कोई भी ऐसी चीज जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो, वो आप पानी में डालो तो वो पूरे पानी के ऊपर सरफेस में डिस्पर्स हो जाएगी, यानी उधर फैल जाएगी। Molecules in ions moves randomly in water. Molecules and ions है यहाँ पर, ये इन नहीं है। Molecules and ions, वो जो चीजें पानी में डिसॉल्व हो गई या वो मॉलिक्यूल्स जो पानी में डिस्पर्स हो गए, पानी उनको क्या करता है? इजीली मूव करवा सकता है, यानी वो रैंडमली पानी के अंदर क्या करती रहेंगी? मूव करती रहेंगी। सो इस रैंडम मूवमेंट की वजह से कैन रिएक्ट इजीली विद ईच अदर। अगर ये पानी में चीजें डिसॉल्व ना हो तो वो एक जगह पड़ी रहेंगी, तो एक जगह पड़ी रहने की वजह से उनका रिएक्शन मुश्किल हो जाएगा। पानी क्या करता है? उनको डिसॉल्व करके इधर उधर रैंडमली मूव करवा देता है। तो जो मॉलिक्यूल, जो आयन एक दूसरे के रीच में आ जाते हैं योर माइक प्लीज। नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस के बाद की बात की हमने और आयोनिक सब्सटेंसेस की बात की। दोनों का जो बिहेवियर है वो वाटर में क्या होगा ये समझ में आ गया हमें। दूसरी चीज ये थी कि जब ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं तो रैंडमली दे मूव, सो दिस रैंडम मूवमेंट make them able to react easily
वो एक दूसरे के साथ इजीली क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। हेंस यही वजह है वाटर इज मेटाबॉलिक मीडियम, पानी जो है वो उनका मेटाबॉलिक मीडियम है। Where all reactions in cell are catalyzed by enzymes in aqueous medium। तो हमारी लिविंग सिस्टम के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं वो aqueous मीडियम के अंदर होते हैं, उनको करवाने के लिए एंजाइम होंगे, लेकिन ये सारा प्रोसेस तभी होगा जब मीडियम aqueous होगा, यानी ये सारी चीजें पानी में होंगी। तो अब यहाँ पर थोड़ा मैंने जो है वो डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश की है। लेट्स सपोज ये पानी के मॉलिक्यूल हैं, दिस वन इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये सारे पानी के मॉलिक्यूल हैं, और ये जो चीजें हैं जैसे कि साल्ट वगैरह वो हमने इसमें डाला है। जैसे ही डाला है तो थोड़ी देर के बाद ये जो चीजें हैं वो इस तरह से डिसोसिएट हो जाएंगी। यहाँ पर ये जो ग्रीन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, लेट्स सपोज ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हर तरफ से घेर लेगी कौन, हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन सोडियम है, लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज उस पर, तो पॉजिटिव के हर तरफ जो है वो कौन आ जाती है, ऑक्सीजन। यूं क्लोरीन और सोडियम एक दूसरे से अलग हो गए और वो पानी में क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। इस फिगर में भी यही चीज बताई गई है कि दीज आर दी वाटर मॉलिक्यूल्स, ये कोई सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व करने के लिए हमने डाला है। इसमें जो ग्रीन है वो है लेट सपोज क्लोरीन, और ये जो डल कलर में है ये है हमारे पास सोडियम। जैसे ही ये पानी में जाएंगे तो ग्रीन कलर वाले पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसके इर्द गिर्द आ जाएगी कौन, हाइड्रोजन, यानी वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन वाला फेस जो है वो उसकी तरफ आ जाएगा और उसको अपने हसार में ले लेता है वो, और सोडियम को ऑक्सीजन के इर्द गिर्द, जो ऑक्सीजन उसके इर्द गिर्द आ जाएगी। यूं क्लोरीन और सोडियम एक दूसरे से अलग हो गए, यानी पानी में वो क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी चीज है उसका जो मौजूद टेम्परेचर है, उस मौजूद टेम्परेचर को आप चाहते हैं कि 1 डिग्री सी इसका टेम्परेचर बढ़े, तो उस 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो कैलोरीज आपको खर्च करना पड़े, वो कैलोरीज या जो हीट आपको खर्च करनी पड़े वो हीट आपकी कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो अमाउंट ऑफ हीट और कैलोरीज required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree C। Let's suppose कि इस गिलास के अंदर 1 ग्राम पानी पड़ा हुआ है। अब इस 1 ग्राम पानी का पहले जो टेम्परेचर है लेट सपोज वो 15 डिग्री सी है। अब इसका टेम्परेचर मैं चाहता हूं कि 16 डिग्री सी हो, यानी 1 डिग्री सी इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, तो नीचे से इसको क्या देंगे, हम आग पर रखेंगे, तो वो हीट जो इसको 15 डिग्री सी से 16 डिग्री सी करने के लिए खर्च हुई, वो हीट और कैलोरीज क्या कहलवाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब गिलास में पानी भी होता है और ये गिलास की अपनी बॉडी भी है। आपने ये नोट किया है कि पानी पर रखते ही गिलास या बर्तन जल्दी गर्म हो जाएगा, पानी देर से गर्म होता है। तो इस मेटल की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो थोड़ी है, यानी ये थोड़ी हीट लेकर गर्म हो जाएगा। पानी जो है वो ज्यादा हीट लेकर गर्म होगा, लिहाजा पानी को गर्म करने के लिए, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि हमारी बॉडी में पानी है, लिहाजा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर बढ़ता भी है तो उस बढ़ते टेम्परेचर के साथ हमारी बॉडी का टेम्परेचर यूं जल्दी में नहीं बढ़ेगा, बिकॉज बॉडी में पानी मौजूद है, वो इस टेम्परेचर को जल्दी बढ़ने नहीं देगा। अदरवाइज ये पानी हमारी बॉडी में ना हो तो 31 के साथ जैसे ही टेम्परेचर 32 हो, हम 32 हो जाएं, 32 से 33 हो, हम 33 हो जाएं, और यूं रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से हमारी बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी। तो पानी हमें इस रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर से बचाता है। वाटर हैज ग्रेट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट, पानी के पास ये सलाहियत है कि वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट को जाहिर नहीं करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा।
एनर्जी इज कंज्यूम्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। कहाँ जाती है वो? वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं ना, उन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में ये एनर्जी खर्च हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता, एनर्जी वहां खत्म हो जाएगी। वाटर एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर, और यूं वाटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर काम करता है। प्रोटेक्ट ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट थर्मल चेंजेस, यूं ऑर्गेनिज्म को वो थर्मल चेंजेस से बचाता है। केमिकल रिएक्शंस गो ऑन, और ये केमिकल रिएक्शन से बचाता है, अपने थर्मल चेंजेस से बचाता है, तो केमिकल रिएक्शंस जो है वो आराम से होते रहते हैं। सेम इज द केस इन हीट लॉस, और यूं जितना ये हीट लेकर टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, यूं ये जल्दी में हीट लॉस भी नहीं होने देता। अगर ऐसा हो तो फिर नुकसान हो जाएगा कि अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम हो जाए तो फौरन हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर कम हो जाए। वाटर ऐसा भी नहीं करने देता, बिकॉज ये वाटर जिस तरह हीट लेने में स्लो है, बिल्कुल उसी तरह हीट देने में भी स्लो है। सो दोनों सूरतों में ये हमारे लिए फायदेमंद है। ये एक चार्ट है जो कि मुख्तलिफ चीजों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में आपको बता रहा है। यानी अगर वाटर की हीट कैपेसिटी को हम देखेंगे तो वो 4186 जूल पर किलोग्राम है। अगर आइस की देखें तो 2090 है, स्टीम की देखें तो 2010 है, एल्यूमिनियम की देखें तो 900 है, आयरन की देखें तो 448 है, गिलास की देखें तो 837 है, कॉपर की देखें तो 387 है, मरकरी की देखें तो 138 है, गोल्ड की देखें तो 129 है। अब देखें इन सब में सबसे ज्यादा जो हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो वाटर की है। ये आपको याद नहीं करनी। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी दो चीजें यहाँ पर जो है वो अपने माइंड में रख सकते हो। वाटर बजाहिर कमजोर है लोहे के, लेकिन हीट को एब्जॉर्ब करने में वाटर लोहे से तेज है। लोहा हीट एब्जॉर्ब करेगा, आयरन 448 जूल पर किलोग्राम इसको मिलेंगे तो इसका एक टेम्परेचर 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन इतनी हीट जो है 10 बार मौजूद हो तब वाटर के 1 ग्राम की जो किलोग्राम की जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वाटर का टेम्परेचर जो है, वाटर जो है वो कितनी हीट स्पेसिफिक ज्यादा रखता है। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वाटर को वेपर्स में तब्दील करने के लिए भी हाई हीट चाहिए, वो जल्दी में जो है वो वेपर्स में तब्दील नहीं होता। वाटर मॉलिक्यूल्स होल्ड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इन हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर को आप हीट देते जाएंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड में अपनी हीट जो है वो स्टोर करता जाएगा, उनको ब्रेक करता जाएगा, लेकिन हीट को बाहर जाहिर नहीं करेगा। टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। वाटर को वेपर्स में तोड़ना है, इट मीन्स वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। वाटर चेंजेस इनटू द वेपर्स आफ्टर कंज्यूमिंग हाई हीट। वाटर जो है हीट में वेपर्स में तब्दील होता है बड़ी हीट जो है एब्जॉर्ब करने के बाद। इट कन्वर्ट्स इन वेपर्स, ये वेपर्स में तभी जाकर बदलता है, अदरवाइज ये वेपर्स में तब्दील नहीं होगा। लॉस ह्यूज हीट फ्रॉम द सिस्टम, जब भी पानी वेपर्स में तब्दील होता है तो उस सिस्टम की बहुत बड़ी हीट जो है वो अपने साथ लेकर जा रहा होता है। आपने महसूस किया होता है कि हमें पसीना आता है, जैसे ही उस पसीने को हवा लगती है तो हमें ठंडक फील होती है। Why this is cooling because of sweat? ये पसीने की वजह से कूलिंग क्यों है? क्योंकि पसीना जब वेपर्स में तब्दील होता है, यानी वो हवा के साथ उड़ता है, तो हमारी बॉडी की हीट लेकर उड़ता है, तो हीट हमारी बॉडी से लॉस होती है तो हमें कूलिंग फील होती है। बिल्कुल उसी तरह वाटर कूलर होते हैं ना, एयर कूलर हम जिनको कहते हैं, उनमें हम जब पानी डालते हैं तो वो पहले उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, कुछ ही टाइम के बाद उस पानी को अगर आप हाथ डाल के टच करोगे तो वो पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? बिकॉज कि उस पानी में से कुछ पानी ऐसा है जो कि वेपर्स की सूरत में उड़ गया है, लिहाजा जो पानी वेपर्स की सूरत में उड़ता जाता है वो उस पानी में मौजूद हीट को अपने साथ ले जाता है,
लिहाजा मौजूद पानी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है। इसलिए वाटर कूलर जो है आपके कमरे को क्या करता है, ठंडा करता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सी। अब देखें वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सी है। इसकी जगह पर अगर कोई दूसरा लिक्विड होगा तो वो जल्दी में बॉयल हो जाता है। एनिमल कैन सर्वाइव इन हॉट एनवायरनमेंट बिकॉज स्वीट लॉस हीट फ्रॉम द बॉडी। हम एनिमल्स जो हैं वो हॉट एनवायरनमेंट में भी आराम से सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि जब हम गर्मी में होते हैं तो उस वक्त हमें पसीना आता है, और पसीना हमारी बॉडी से जब उड़ता है तो वो हमारी बॉडी की हीट जो है वो लॉस करके जाता है, यूं हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। हाई अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट विथ लिटिल लॉस्ट ऑफ वाटर। थोड़ा सा पानी बॉडी से निकलेगा तो बड़ी सी हीट अपने साथ वो अपने अंदर जो है वो लेके जा रहा होता है, यूं हमारी टेम्परेचर को वो रेगुलेट करने में मदद करता है। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। चूंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है तो दो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ यूं जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है अट्रैक्शन के फोर्स के जरिए से। सो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान, इस अट्रैक्शन के फोर्स को हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। और दूसरा फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स का मतलब होता है कि जिस भी सरफेस पर पानी होगा उस सरफेस के साथ पानी जो है वो स्टक अप होता है, उसके साथ जो है ये एडहेस होता है यानी स्टक अप होता है। यहां पर आप देख सकते हो कि इस टेबल पर अगर मैं पानी के कुछ जर्रात जो है वो मैं गिराता हूं तो देखें ये पानी जो है यूं अगर नजर आ रहा हो आपको तो ये पानी के ड्राफ्ट्स जो हैं वो बिल्कुल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो गए, लेकिन वो सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पर साथ पड़े हैं। तो इनका ये साथ होना ये बता रहा है कि इनके अंदर एक तो कोई फोर्स है जिसकी वजह से ये साथ रहे, और दूसरा ये टेबल के ऊपर यूं चिपक गए, इसका मतलब ये है कि ये इनके अंदर कोई फोर्स है जिस फोर्स की वजह से ये टेबल में अटक गए हैं। सो टेबल के साथ इनका अटकना, दिस इज एडहेसिव फोर्स। मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ मिल जाना, ये क्या कहलाता है, कोहेसिव फोर्स। लिहाजा कोहेसिव फोर्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन, दिस इज द कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स का मतलब ये है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चिपक जाएं, दिस इज एडहेसिव फोर्स। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि कोहेसिव फोर्स की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स जब फ्लो करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ यूं चेन बना के बह रहे होते हैं, इससे पानी का फ्लो इजी होता है। अब नीचे से ऊपर प्लांट में पानी फ्लो कर रहा है तो इस कोहेसिव फोर्स की वजह से ऊपर वाला मॉलिक्यूल जब ऊपर जाता है तो वो नीचे वाले को खींचता है ऊपर, वो और नीचे वाले को खींचता है, यूं सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हुए ऊपर जाते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स का मतलब यह है कि जिस ट्यूब से पानी जा रहा होता है तो उस ट्यूब के साथ वो चिपका हुआ होता है। अगर ये इसकी एडहेसिवनेस ना हो तो पानी जैसे ही थोड़ा ऊपर हो और जैसे ही फोर्स कम होगा तो पानी जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो ये एडहेसिव फोर्स जो है वो पानी को वहीं रहने में मदद करती है ताकि ये ऊपर की तरफ खींचता रहे, नीचे गिरे ना। आई थिंक इट इज क्लियर। Next is an amphoteric molecule or simply ionization of water. एक वाटर का मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होता है तो उसमें से हाइड्रोजन आयन और OH आयन मिलते हैं। अब हाइड्रोजन आयन पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और OH आयन पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। यूं आप कह सकते हो कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है अपॉन आयोनाइजेशन। तो वाटर इज एन एसिड गिव्स अप इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म प्रोटॉन आयंस। is a base, it gains electron to form OH ions. So कोई भी ऐसी चीज जो एक वक्त में एसिड भी हो और बेस भी हो तो हम क्या कहेंगे,
इसके पास दोहरी प्रॉपर्टीज हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी भी है और बेसिक प्रॉपर्टी भी है, इसलिए हम इसे कहते हैं एम्फोटेरिक, मींस हैविंग टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। इट एक्ट एज बफर, ये बफर के तौर पर एक्ट करता है। बफर हेल्प्स टू प्रिवेंट चेंजेस इन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन व्हेन एसिड और बेस इज एडेड। बफर का काम ये होता है कि ये सॉल्यूशन की पीएच को जल्दी में चेंज होने नहीं देता, यानी जब सॉल्यूशन में आप एसिड डालोगे तो पानी एक्ट करेगा एज अ बेस और उस एसिड की एसिडिटी को कम करके पीएच को मेंटेन करेगा। यूं अगर आप बेस डालोगे तो वाटर एक्ट करेगा एज अ एसिड, यूं उसकी पीएच जो अल्कलाइन होने की वजह से बढ़ती जा रही थी उसको ये कम करके उसको बेसिक रखेगा। वाटर मिनिमाइज द चेंजेस इन द पीएच which prevent any interference in metabolism of cell। सो वाटर जो है हमारे सेल्स की पीएच को मेंटेन करता है, यूं हमारा मेटाबॉलिज्म आराम से चलता रहता है। लो डेंसिटी ऑफ वाटर, अब वाटर की लो डेंसिटी तब होती है जब वो आइस में होता है, ठीक है ना। तो असल में ये लो डेंसिटी की जो बात कर रहे हैं हम, वो किसकी कर रहे हैं, लो डेंसिटी इन आइस, यानी जब पानी आइस के फॉर्म में होगा तो उस वक्त जो इसकी डेंसिटी है वो क्या है बेटा, लो है। वैसे दूसरे कंपाउंड जब सॉलिड होते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन पानी जब सॉलिड बनता है तो वो एक्सपेंड होता है। So force of attraction between इस डिस्टर्बेंस का यही मसला है। Most substance contract when they solidify, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जब सॉलिडिफाई होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पर वाटर जो है वो एक्सपेंड होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म लेटाइस इन आइस, सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फार अपार्ट देन द लिक्विड। अब देखें यहां पर ये तीन फिगर हैं, ये वाटर जब लिक्विड फॉर्म में है तो उस वक्त इसकी नेचर ये होती है, यानी उस वक्त वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब हैं। जब वाटर के मॉलिक्यूल आइस के फॉर्म में होते हैं तो वो एक खास डिस्टेंस में एक जगह पर आ जाते हैं, उनके अंदर जो करीब थे एक दूसरे की वजह से, जो करीबी थी वो खत्म हो गई, वो यूं एक जगह पर आकर यूं स्टकअप हो जाते हैं, यानी टाइट हो जाते हैं, और उनके दरमियान जो बॉन्ड का स्पेस है वो भी बढ़ जाता है। तो इसके बढ़ने की वजह से वो मुख्तलिफ यूं चैनल्स और क्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये लेटाइस बना रहे हैं, यानी एक नेटवर्क बना देते हैं। यूं इस तरह का एक उनमें नेटवर्क बन जाता है, जिसकी वजह से सारे वाटर मॉलिक्यूल अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। वैसे वाटर मॉलिक्यूल जब लिक्विड फॉर्म में हैं तो उनके अंदर एक कोलियन का प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल यूं इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जब वो आइस के फॉर्म में आ जाते हैं तो उनके अंदर से ये मूवमेंट खत्म हो जाती है, वो एक जगह पर रहते हुए अब शो करते हैं वाइब्रेटरी मोशन। क्या शो करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। तो वाटर मॉलिक्यूल जब आइस में होगा तो उस वक्त वाटर मॉलिक्यूल शो करेगा वाइब्रेटरी मोशन। जब वो लिक्विड के फॉर्म में होता है तब वो बिल्कुल कोलाइडल मूवमेंट जो है वो बिल्कुल इधर से उधर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं। एट द टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री C वाटर मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते, बट शो वाइब्रेशनल मूवमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिजिड। उस वक्त हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सख्त हो गए हैं। दिस मीन वाटर एक्सपेंड्स इन आइस, यही वजह है वाटर जो है जब आइस में होता है तो तब वो एक्सपेंड हो जाता है। तो उसी ही वॉल्यूम का अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में वाटर हो और उसी ही वॉल्यूम का अगर आपके पास आइस फॉर्म में वाटर हो, तो जो लिक्विड फॉर्म में वाटर है उसका वजन ज्यादा होगा, आइस फॉर्म में जो वाटर होगा उसका वजन कम होगा, वॉल्यूम अगर दोनों का एक हो तो। क्यों कि बर्फ फैली हुई होती है
पानी जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है। लिहाजा इस गिलास में अगर इस लेवल तक पानी भरा हुआ होगा तो उसका लेट सपोज वजन है 500 ग्राम। अगर इस गिलास में बर्फ भरी हुई है तो उस वक्त इसका जो वजन होगा वो लेट सपोज है कि 450 ग्राम। सो डेंसिटी जो है वो आइस की कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर के। आइस इन सी, आइस जो है सी में लेस डेंस देन वाटर, जो समंदर जिनमें बर्फ जम जाती है तो बर्फ की चूंकि डेंसिटी कम होती है, यही वजह है कि वो डेंसिटी कम होने की वजह से उसका पानी से वजन कम होता है और वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ वाटर। चूंकि वाटर खुद पोलर है तो जो नॉन पोलर चीजें हैं वो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करती और पोलर चीजें हमेशा वाटर को अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर एक ही चीज, लेट सपोज ये वाला अगेन सब्सटेंस है, इसका ये वाला मॉलिक्यूल या ये वाली जो साइड है वो पोलर है और ये वाली साइड इसकी नॉन पोलर है, तो जो पोलर साइड है वो भागेगी वाटर की तरफ और जो नॉन पोलर साइड है वो वाटर से दूर भागेगी। तो जो चीज वाटर से दूर भागे हम कहेंगे ये वाटर हेटिंग है। इस इंटरेक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। फोब लफ्ज का मतलब है डरना, यानी जो चीजें पानी से डरें यानी पानी को डिसलाइक करें, सिंपल दैट प्रॉपर्टी इज व्हाट, हाइड्रोफोबिया। कुछ बंदों को भी ये खास डिसऑर्डर होता है कि वो पानी को देख के डरते हैं, कहते हैं इन्हें हाइड्रोफोबिया है, यानी ये पानी से डरते हैं। सो नॉन आयोनाइज्ड यानी ऐसे कंपाउंड या ऐसे आयंस जो नॉन आयोनाइज्ड हैं, यानी जिनके ऊपर कोई भी चार्ज वगैरह ना हो, नॉन पोलर या वो पोलर ना हो, कैन नॉट अट्रैक्ट वाटर एज सेड टू बी हाइड्रोफोबिक। दीज इंटरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, और यही इंटरेक्शन है जिस इंटरेक्शन की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या दूसरे सेल्यूलर मेम्ब्रेन जो है वो बने हुए होते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पोर्शन है। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है फास्फोलिपिड से, तो ये उस फास्फोलिपिड का हेड है और अंदर उसके टेल है। बाहर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है। तो हेड चूंकि पोलर है तो वो पानी की तरफ रहता है, टेल चूंकि नॉन पोलर है तो लिहाजा वो पानी से भाग के अंदर की तरफ चला जाएगा। अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं यूं खोल के रखूं, यानी ये टेल यूं बाहर भी करूं, तो इधर भी पानी इधर भी पानी, जैसे ही इसको छोड़ूंगा ये यूं हो जाएंगे और हेड जो है वो बाहर आ जाएंगे, बिकॉज हेड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटर and tails are repelled from the water, so they move inward and heads move towards the water. यही वजह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद ब खुद इस तरीके से इस तरह ओरिएंटेड है कि उसके टेल बीच में इसलिए हैं फास्फोलिपिड के, क्योंकि वो पानी को डिसलाइक करते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड के जो हेड हैं वो बाहर इस तरफ हैं, इसलिए हैं बिकॉज के वो पानी को लाइक करते हैं। So these are the important properties of water. ये सारी जो हैं वो properties of water हैं। अब इसके मजीद जो है वो समझने के लिए मेरे पास एक छोटी सी वीडियो भी है, हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं।